नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का तेजी से किया जा रहा है भुगतान। लोकसभा में लिखित उत्तर में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 2017 से अब तक किया गया कुल 2,04,04 करोड़ रुपए का भुगतान। चीनी मिलों ने किया 99% से अधिक के बकाया का निपटान। बेंगलुरु में आयोजित 5 दिवसीय एग्री यूनिफेस्ट में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन। कृषि में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बताया समय की मांग, कहा तकनीक से बिचौलियों की भूमिका हुई समाप्त। करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे हुए ट्रांसफर। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 का केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया अनावरण। पुस्तक को पशुधन के क्षेत्र में बताया परंपरा और सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत। कहा यह पुस्तक प्रदान करती है महत्वपूर्ण पशुधन आंकड़ों का संक्षिप्त अवलोकन। प्याज की कीमतों पर काबू पाने के सरकार के प्रयास जारी। केंद्र ने नेफेड और एनसीसीएफ को किसानों से तत्काल प्याज खरीदने के लिए दिए निर्देश। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादा भुसे और अतुल सावे ने की किसानों से मुलाकात। 40 से 50% मुद्दों के समाधान का किया दावा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को तेजी से निपटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक किया गया कुल गन्ना मूल्य भुगतान 2,04,04 करोड़ रुपए है, जबकि कुल बकाया 2,07,19 करोड़ रुपए है। इस प्रकार चीनी मिलों द्वारा 99.84% गन्ना बकाया का निपटान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संबंध में चीनी मौसम 2020-21 और पिछले मौसमों के लिए चीनी मिलों के प्रति किसानों की 99.97% से अधिक गन्ना बकाया का भुगतान कर दिया गया है। पिछले मौसम 2021-22 के लिए किसानों को 99.18% से अधिक गन्ना बकाया का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि ऐसे कुछ मामलों में जहां चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान में विलंब हुआ है, राज्य सरकार संबंधित चीनी मिलों के साथ बातचीत कर रही है ताकि इनका शीघ्र निपटान किया जा सके। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत एक विशाल लोकतंत्र है, जिसकी विशेषताओं में एक तो जनसंख्या और दूसरी हमारे युवाओं की 60% आबादी है। ये दोनों ताकतें मिलकर इतनी बड़ी हैं कि भारत किसी भी चुनौती का केवल मुकाबला ही नहीं कर सकता, बल्कि हम एक दूसरे के पूरक बनकर चलें तो इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में भी पूरी तरह सक्षम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव से आगामी 25 वर्षों के समय को अमृत काल नाम दिया है। इसका ठीक से सदुपयोग हो और हमारे देश की युवा आबादी की ऊर्जा का भी सदुपयोग हो तो वर्ष 2047 तक हम अपने देश को विकसित भारत के रूप में अवश्य देख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट में कही। इसमें 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2,500 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में तोमर ने कहा कि समय की मांग है कि हम अपने जीवन के हर पल का पूरी तरह सदुपयोग करें। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन एक पक्ष है, लेकिन जब व्यक्ति का समग्र रूप से विकास होता है तो वे अपने परिवार, समाज, संस्था, राज्य और देश के विकास में ज्यादा योगदान दे सकता है। आज समय की मांग है कि हम अपने जीवन का एक एक पल और समय का एक एक क्षण पूरी तरह सदुपयोग करें। अध्ययन हमारे जीवन का एक पक्ष है, लेकिन अध्ययन के अलावा भी हमारे बहुत सारे पक्ष हैं।
जब व्यक्ति का समग्र रूप से विकास होता है तो वह अपने परिवार, देश, संस्था, उसके विकास में ज्यादा योगदान कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात पर बल देते रहते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का सोच भी समग्रता में हो, दृष्टि भी समग्र हो और हम अपने नागरिक का समग्र विकास करें, संतुलित विकास करें और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। यह प्रधानमंत्री जी हमेशा हम लोगों को आग्रह करते रहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में भी हो, ये भी समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी का इस बात पर जोर है कि हमारे हर कार्यक्रम में तकनीक का समर्थन और बिचौलियों की समाप्ति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें अभी तक करोड़ों किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में बिना बिचौलियों के 2.40 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा दिए गए हैं, जो निश्चित ही आश्चर्यजनक है। प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। कुछ लोगों की नाराजगी के बावजूद भी आग्रह करते रहते हैं कि हमारे हर कार्यक्रम में तकनीक का समर्थन होना चाहिए और बिचौलियों की समाप्ति होनी चाहिए। आप सब ने देखा होगा कि कृषि क्षेत्र में ही पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के 11.5 करोड़ किसानों को अब तक 2,40,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। 2,40,000 करोड़ रुपया 11.5 करोड़ लोगों को ट्रांसफर हो जाए और पूरी प्रक्रिया में कोई बिचौलिया ना हो, कोई कमीशन ना हो, यह निश्चित रूप से लोगों को आश्चर्य का विषय लगता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीदने का आदेश दिया है। राज्य से 15,19,318 मीट्रिक टन सरसों और 6,65,028 मीट्रिक टन चना खरीदा जाएगा। राज्य सरकार खरीद शुरू होने की तारीख निर्धारित करेगी। यह खरीद शुरू होने से 90 दिनों तक चलेगी। चना खरीदने के लिए समर्थन मूल्य 5,335 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,450 रुपए प्रति क्विंटल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा के बाद सरकार ने खरीद का आदेश दिया है। समर्थन मूल्य पर चना और सरसों खरीदने के आदेश से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने बुधवार को पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग का वार्षिक प्रकाशन आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण किया। मंत्री ने पशुपालन सांख्यिकी प्रभाग को इस प्रकाशन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक पशुधन के क्षेत्र में एक परंपरा है और सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी है। ये प्रकाशन महत्वपूर्ण पशुधन आंकड़ों जैसे पशुधन आबादी, पशुधन उत्पादन, पशु रोग अवसंरचना आदि जानकारियों के संदर्भ में पशुपालन क्षेत्र का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। ये वर्ष 2021-22 के लिए 4 प्रमुख पशुधन उत्पादों दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन अनुमानों और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अन्य तकनीकी पहलुओं के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। उत्पादन अनुमानों के अलावा इसमें अतिरिक्त जानकारी वाले आंकड़े भी शामिल हैं, जैसे नवीनतम 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन की आबादी, पशुधन एवं पशुधन उत्पादों का आयात और निर्यात डेटा, पशुधन रोग के मामले, अवसंरचना और पशुधन क्षेत्र का आर्थिक योगदान आदि। इस प्रकाशन में दी गई जानकारी दुनिया के सभी हितधारकों के लिए योजना एवं नीति निर्माण करने के साथ साथ अनुसंधान और शिक्षाविदों के लिए भी उपयोगी साबित होगी।
आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए तो वर्ष 2021-22 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन 221.06 मिलियन टन रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान दूध उत्पादन में 5.29% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। देश में शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्य राजस्थान 15.05%, उत्तर प्रदेश 14.93% और मध्य प्रदेश 8.06%, गुजरात 7.56% और आंध्र प्रदेश 6.97% रहे। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल अंडे का उत्पादन 129.60 बिलियन रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.19% की बढ़ोतरी हुई। कुल 5 प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश 20.41%, तमिलनाडु 16.08%, तेलंगाना 12.86%, पश्चिम बंगाल 8.84% और कर्नाटक 6.38% रहे। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल मांग उत्पादन 9.29 मिलियन टन रहा, जिसमें 5.62% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। 5 प्रमुख मांस उत्पादक राज्य महाराष्ट्र 12.25%, उत्तर प्रदेश 12.14%, पश्चिम बंगाल 11.63% और आंध्र प्रदेश 11.04% और तेलंगाना 10.82% रहे। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल ऊन का उत्पादन 33.13 हजार टन रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.30% की गिरावट दर्ज की गई। शीर्ष 5 प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान 45.91%, जम्मू और कश्मीर 23.19%, गुजरात 6.12%, महाराष्ट्र 4.78% और हिमाचल प्रदेश 4.33% रहे। वर्ष 2021-22 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम यानी दिन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम दिन ज्यादा है। वर्ष 2021-22 के दौरान अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 95 वर्ष रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 वर्ष ज्यादा है। वर्ष 2021-22 के दौरान मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 6.82 किलोग्राम वर्ष रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.30 किलोग्राम वर्ष ज्यादा है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2020-21 के दौरान इस क्षेत्र का मूल्य वर्धन 7.93% की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर पशुधन का हिस्सा 30.13% और कुल GVA 4.9% रहा। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादा भूसे और अतुल सावे ने बुधवार को किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और बातचीत की। पत्रकारों से बात करते हुए दादा भूसे ने कहा कि किसानों के साथ हमने 14 मुद्दों पर चर्चा की है। हमने उनकी स्थिति को स्वीकार किया है और उनकी कई मांगों पर सहमति व्यक्त की है। अतुल सावे ने दावा किया कि 40 से 50% मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मंडियों में प्याज की कीमतों में गिरावट की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने अपनी खरीद एजेंसियों को तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया है। इससे उपभोग केंद्रों को एक साथ भेजने और बिक्री करने का निर्देश भी दिया गया है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF को किसानों से प्याज खरीदने का निर्देश दिया है। सरकार के पास बफर के रूप में प्याज की खरीद और भंडारण के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष है, ताकि दूसरे मौसम के दौरान आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखा जा सके और गिरती कीमतों की चुनौतियों से निपटा जा सके। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि नेफेड ने अब तक करीब 900 रुपये प्रति 100 किलोग्राम से अधिक की दर से लगभग 8042.01 मीट्रिक टन प्याज सीधे किसानों से खरीदा है, जिसके बदले किसानों को 767.52 लाख रुपए का भुगतान किया गया।
अकेले महाराष्ट्र से नेफेड ने 7,949.25 मीट्रिक टन प्याज खरीदा है, जिसके लिए 759.16 लाख रुपए सीधे किसानों के खाते में डाले गए हैं। इसी तरह गुजरात में 92.77 मीट्रिक टन प्याज खरीदा गया, जिसके लिए 8.36 लाख रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। नेफेड के इस पहल से अब तक 2,247 किसान लाभान्वित हुए हैं। नेफेड के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोची, पटना और लखनऊ में स्टॉक की आवाजाही की व्यवस्था की गई है। नेफेड ने अब तक 40 से अधिक खरीद केंद्र खोले हैं, जहां किसान अपना स्टॉक बेच सकते हैं और अपना भुगतान ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। अनुमान है कि इस साल प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है और आने वाले महीनों में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इस प्रचंड गर्मी का आम लोगों और खेती किसानी पर भी खासा असर पड़ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस असर से निपटने की पहले से ही तैयारी कर ली है। गर्मी संबंधी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के लिए सरकार तेजी से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। इस बार गर्मियों में लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों से इसके लिए जरूरी तैयारियां करने को कहा है। जब ये मौसम विभाग का प्रेडिक्शन आया तो 4 मार्च 2023 को हमने सारे मुख्य सचिवों को 23 राज्यों के और सारे जो आपदा प्रबंधन के विभाग हैं 23 राज्यों के, उनको काफी डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू किए हैं, डूज एंड डोंट्स की और एडवाइजरी भी इशू की है। इतना ही नहीं, 4 मार्च की इस पत्र के बाद जो तैयारी करनी है राज्यों को, हमने 7 मार्च को सारे राज्यों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन मीटिंग करके ये भी समीक्षा किया कि सारे राज्य सही तरीके से हीट वेव को फेस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कि सारे राज्यों में अपने विभागों के साथ मीटिंग कर ली है, अपने कलेक्टर्स के साथ मीटिंग कर ली है और सारी इस तैयारी में जुटे हैं ताकि हीट वेव का प्रभाव कम से कम नागरिक पे पड़ सके। 20 फरवरी को सरकार ने तापमान में किसी भी असामान्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और गेहूं की फसल पर इसके प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था और इसके साथ ही फसल को बचाने के लिए किसानों को जरूरी सलाह भी जारी की है। सरकार भारतीय खाद्य निगम में पर्याप्त भंडारण के साथ ही इस बात पर भी नजर रख रही है कि तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही खाने पीने के सामान, सब्जियों और अनाजों की कीमतें न बढ़ें। सरकार इस बात का भी ध्यान दे रही है कि लू के चलते समाज के निचले तबके को कामकाज में होने वाली परेशानियों का समाधान किया जाए। इसके साथ ही आम लोगों को लू की जानकारी और इसके बचाव के लिए प्रचार और प्रसार के माध्यमों के जरिए समुचित जानकारी मुहैया कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसके बारे में और हम भी एनडीएमए में भी आपके दूरदर्शन के माध्यम से और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के सारे चैनल्स के माध्यम से जो अवेयरनेस की है, जो आईसी मटेरियल है, सारे राज्य भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा जरूरी है लोगों को अवेयर होना कि हीट वेव से बचा कैसे जाए, हीट वेव जब आएगी तो क्या तैयारी किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, और अगर खुदा ना करे अगर किसी को हीट वेव की हीट होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और सिम्टम्स होने के बाद अस्पताल जाकर क्या करना है, उसकी पूरी जो प्रक्रिया है इसके बारे में भी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के काम किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी ग्रीष्म ऋतु में गर्म मौसम के प्रति तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री को रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा अवसंरचना की तैयारी और गर्मी और इसके शमन के उपायों से संबंधित आपदा की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग जागरूकता सामग्री तैयार करने को कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मौसम विभाग को दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से तैयार करने को कहा जिसे आसानी से समझा और समझाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अस्पतालों के लिए ब्यौरेवार फायर ऑडिट की आवश्यकता के साथ ही प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज का समुचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को भी सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। सुधीर यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है।
भाव पर नजर डालें तो बुधवार 15 मार्च को लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं अलीगढ़ और कोटा मंडी में मक्का के भाव में नरमी रही, जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 14 मार्च को मक्का का भाव रहा 2040 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर। हालांकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में 14 मार्च को मक्का का भाव रहा 2350 रुपए। 15 मार्च को इसमें 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 2330 रुपए क्विंटल पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 मार्च को मक्का का भाव था 2020 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2010 रुपए पर हुए। गुजरात की जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 मार्च को मक्का 2000 रुपए पर बिकी। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि बुधवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट पर राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये में 1300 रुपए का भारी उछाल आया और इसका भाव 5000 रुपए से बढ़कर 6300 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भी धनिये के सौदे अच्छी खासी बढ़त के साथ हुए। 14 मार्च को यहाँ धनिये का भाव था 6250 रुपए। 15 मार्च को इसमें 450 रुपए की मजबूती आई और भाव 6700 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। यहीं की बक्सरा मंडी में भी धनिये के सौदों में तेजी देखने को मिली। यहाँ 14 मार्च को इसका भाव रहा 5155 रुपए। 15 मार्च को इसमें 140 रुपए की तेजी आई और भाव 5295 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिया स्थिर रहा और दोनों दिन 12,000 रुपए क्विंटल पर बिका। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में 5% से ज्यादा की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते 2020-21 के दौरान निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। हरियाणा के किसान गेहूं की फसल को उच्च तापमान के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान गेहूं में बूट लीफ और शुरुआती दूध अवस्था में 2% पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में घोलकर छिड़कें। हरियाणा के तिलहन किसान बढ़ते तापमान में फसल का विशेष ध्यान रखें। यदि यहाँ सरसों के पौधों में एफिड्स का प्रकोप 40 से 50% दिखाई दे तो इसकी रोकथाम के लिए 40 ग्राम एक्टारा 25 WG का छिड़काव करें। हरियाणा के गन्ना किसान इसकी अच्छी पैदावार के लिए फसल की समय पर सिंचाई करते रहें। हरियाणा में मिर्च, बैंगन और ककड़ी की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ भिंडी, लोबिया, ककड़ी, करेला, लौकी और कद्दू की बुआई की जा सकती है। यहाँ तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ बेर, नाशपाती, आड़ू के पौधों की समय पर सिंचाई करते रहें और समय पर उर्वरक भी डालें। हरियाणा में इस मौसम में नींबू, आम, अमरूद, लुगाट और बेर के पौधे लगाए जा सकते हैं। पंजाब के किसान इस समय भिंडी, लोबिया, खरबूजा, ककड़ी, लौकी और कद्दू की बुआई कर सकते हैं। पंजाब में मिर्च, बैंगन और खीरे की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में मटर की खेती कर रहे किसान फसल की विशेष देखभाल करें।
वातावरण में अधिक नमी के कारण सफेद चूर्ण जैसे लक्षण फसल में न दिखाई दें, इस बात का ध्यान रखें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भाजपा के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी को भी देश को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन कांग्रेस शायद ये मानने को तैयार नहीं है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने की कविता पर निशाना साधते हुए कहा कि कविता जी कह रही हैं कि उनका शराब घोटाले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन उनके सीए के अनुसार उनके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से इस संबंध है। कर्नाटक सरकार ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा की धानपुर सीट से निर्वाचित विधायक प्रतिमा भौमिक ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। वायरस के प्रसार को देखते हुए पुडुचेरी में 26 मार्च तक 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले परिवहन और गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप करने के लिए स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्णय के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में पेपर लीक सिंडिकेट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।